हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऊष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या होती है हीट, क्या होती है ऊष्मा और क्या होता है ताप, किस तरीके से ऊष्मा का संचरण होता है, उनकी तीन विधियां चालन, संवहन और विकिरण, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कंपेयर भी करेंगे ताकि हमें सभी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ऊष्मा एवं ताप। ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। अब मैंने आपको ऊर्जा वाले टॉपिक में बताया था कि ऊर्जा के कई रूप हैं, जिसमें एक रूप ऊष्मा भी है। कैसे कैसे रूप थे हमने देखा था। एनर्जी में जो ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है ना, उसके बाद ऊष्मा एनर्जी, हीट एनर्जी के फॉर्म में हमने बोला था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और तमाम तरीके की एनर्जी को हमने देखा था। तो ऊर्जा का ही एक रूप है कौन? हीट, ऊष्मा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ऊर्जा का ही एक रूप है तो ऊर्जा में जो जो चीजें हमने टॉपिक में जो जो पढ़ा था वो सब कुछ ऊष्मा के लिए लागू होगा। जैसे कि इसका विमीर सूत्र और इसका क्या बोलते हैं मात्रक, ये सभी की सभी जो ऊर्जा का हमने पढ़ा है वही ऊष्मा का होगा। ठीक, तो ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो पदार्थ के अणुओं की गति के कारण उसमें पाई जाती है। आपको यह चीज ध्यान रखना है, अणुओं की गति के कारण। अगर गति वर्ड आ गया तो आपको याद रखना है गतिज ऊर्जा। ठीक, जितनी ज्यादा किसी भी पदार्थ के अंदर अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी उतनी ही ऊष्मा उसके अंदर ज्यादा होगी। तो जो ऊष्मा है वो अणुओं की गति पर डिपेंड कर रहा है। अगर अणुओं की गति स्थिर है तो ऊष्मा उसके अंदर बहुत कम होगा। तो किस तरीके से है ये चीज आप देखिए। ये आपके पास एक कंडक्शन है, एक आपके पास मटेरियल पदार्थ है, उसके अंदर बहुत सारे अणु हैं। इस छोर पर हमने गर्म किया, यहां पर हमने हीट दी। ठीक, ये जो अणु है इसके कांटेक्ट में है, ये पहले गर्म होगा, अपनी एनर्जी अपनी ऊर्जा इसे दिया, ये इसे दिया, इसने अपने आगे वाले अणु को दिया, इसने अपने आगे के अणु को दिया। इस तरीके से ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उच्च ताप से, ये आपको याद रखना है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का संचरण होता है। इसे याद रखना है आपको। यहां पर उच्च ताप मतलब हमने यहां पर टेम्परेचर, यहां पर ऊष्मा दिया हमने, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का संचरण हो रहा है, अणुओं की गति के कारण हो रहा है। इसी को हम लोग ऊष्मा कहते हैं। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका एसआई मात्रक क्या है? जूल। जो एसआई मात्रक ऊर्जा का हमने देखा था, सभी ऊर्जा का हमने जूल देखा था। यहां तक कि कार्य, जब हमने कार्य वर्क वाली टॉपिक को जब हमने कंप्लीट किया था तो वहां पर भी देखा था कि जूल ऊर्जा और कार्य दोनों की यूनिट मात्रक होती है। तो ऊष्मा ऊर्जा का रूप है तो इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल होगा। ध्यान रखिएगा, ये एसआई यूनिट है। अगर सीजीएस मात्रक की बात करेंगे तो कैलोरी। यहां पर रिलेशनशिप में एक चीज आपको याद रखना है कि कैलोरी और जूल में अगर रिलेशनशिप याद रखोगे तो एक कैलोरी 4.2 जूल ऊर्जा के बराबर होती है। एक कैलोरी को 4.2 जूल एनर्जी कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये कैलोरी और जूल में संबंध हो गया। तो आपको क्या याद हुआ कि अणुओं की गति के कारण उसमें पाई जाने वाली पदार्थ की एक ऊर्जा है ना।
इसी ऊर्जा को हम लोग ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा का विमेय सूत्र मैंने क्या बोला, जो कार्य का ऊर्जा का होगा विमेय सूत्र वही ऊष्मा का होगा। अगर हम लोग कार्य की बात करें तो कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। ठीक, बल क्या होता है, अगर बल का विमेय सूत्र देखें तो mlt -1 -2 mlt -2 क्या होता है बल का फॉर्मूला, द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण ma। तो मास का हो गया m और त्वरण का हो गया LT -2। जिनको समझ में नहीं आ रहा है विमेय सूत्र वाला पहला टॉपिक देखे, है ना, उसके बाद यहां पर आपको क्लियर समझ में आएगा। जिनको आ रहा है वो ध्यान दें। विस्थापन का क्या होगा, लेंथ L, तो यहां से क्या विमेय सूत्र बना, ml² T -2। ये हो गई विमेय सूत्र ऊष्मा की, जो कि कार्य की भी होती है, ऊष्मा की भी होती है और एनर्जी ऊर्जा की भी होती है। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, तो ऊर्जा और ऊष्मा दोनों की जो विमेय सूत्र और मात्रक है वो सेम होगी, कार्य का भी सेम होगा। यहां पर आपको याद रखना है कि यह एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश में अंतर बताया था कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड परिमाण की आवश्यकता हो वह अदिश राशि होता है, और परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन दिशा भी अगर दी गई हो तो वह सदिश राशि कहलाएगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, आपको ये याद रखना है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा संचरण, ट्रांसफर ऑफ हीट, यहां पर मैंने आपको 3 पॉइंट लिखे हैं। मैंने क्या बताया, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ये क्लियर। फर्स्ट पॉइंट, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करना ऊष्मा का संचरण कहलाता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसी को ऊष्मा का संचरण कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। इसके 3 मोड हैं, 3 तरीके हैं, 3 विधियां हैं। पहला है चालन, कंडक्शन। दूसरा है संवहन, कन्वेक्शन। तीसरा है विकिरण, रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चालन, संवहन, विकिरण, 3 विधियां हैं ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने की। ठीक, यहां पर आपको याद रखना है जो चालन है वह ठोस में, सॉलिड्स में, संवहन जो है द्रव में, द्रव्य जिसमें से द्रव और गैस दोनों में, और जो विकिरण है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब निर्वात में भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। रेडिएशन की ये खासियत होती है। तो आपने क्या याद कर लिया, चालन ठोस में, संवहन द्रव्य में, द्रव और गैस, लिक्विड एंड गैस दोनों में, और विकिरण, विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक, निर्वात में भी गमन कर सकता है और माध्यम में भी गमन कर सकता है। इसे नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। ये वाला एग्जांपल देख रहे हो आप, यहां पर हमने एक स्थान पर एक रॉड है, उसको एक स्थान पर गर्म कर रहे हैं। यहां पर ये ऊष्मा इसकी बढ़ गई और यहां उच्च ताप बन गया। तो यहां उच्च ताप से निम्न ताप की ओर यह गर्म होता हुआ ऊष्मा का संचरण होता हुआ चला जाएगा, और एक समय आएगा कि हमारा हाथ जलने लगेगा। ठीक, ये जो चीज हो रही है इसी को चालन, कंडक्शन कहते हैं, क्योंकि ये सॉलिड है,
क्योंकि यह सॉलिड है, ठोस है। तो आपको यह याद रखना है, ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन, कंडक्शन कहलाता है। अगर द्रव्य में होगा, द्रव और गैस में संवहन और विकिरण जो है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए, चालन क्या होता है? चालन, कंडक्शन। तो ऊष्मा का संचरण की एक विधि है जिसमें पदार्थ का प्रत्येक अणु, मैंने बोला था पदार्थ में अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, गति होती है, अणुओं की गति की वजह से ही ऊष्मा संचरित हो रही है। तो पदार्थ की प्रत्येक अणु अपनी ऊष्मा को समीपवर्ती अणु को दे देता है। एक अणु दूसरे अणु को दे दे रहा है अपनी ऊष्मा, ऊर्जा के फॉर्म में। ठीक इस प्रकार ऊष्मा पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर संचरित हो जाती है, इसी को चालन कहते हैं। और यह ठोस में होती है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठोस में होती है, सॉलिड्स में। ठीक, चालन विधि द्वारा ऊष्मा संचरण उस समय तक होता है जब तक कि चालन के संपूर्ण भाग में तापमान एक समान नहीं होता है। मतलब आपने जितनी हीट दी है वो हीट पूरे के पूरे पदार्थ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर एक बिंदु पर जो तापमान है वह एक समान हो जाएगा। ठीक है, तो चालन में ऊष्मा का संचरण तब तक होगा जब तक कि पदार्थ के हर एक बिंदु में तापमान इक्वल नहीं हो जाता है, एक समान नहीं हो जाता है। ये पॉइंट्स आप लोग मेंस में लिख सकते हो। सभी धातु एवं ठोस पदार्थ, मैंने अभी बताया, सभी धातु मेटल्स ठोस पदार्थ में इसी विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, गर्म होता है। चालन विधि के द्वारा ऊष्मा संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम, ठोस, द्रव, गैस का होना आवश्यक है। माध्यम होना आवश्यक है, विकिरण में माध्यम आवश्यक नहीं है। चालन विधि द्वारा निर्वात में ऊष्मा का संचरण नहीं हो सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री में भी पूछा जा सकता है। इस विधि में ऊष्मा संचरण की गति धीमी होती है, बहुत स्लोली गर्म होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान ऊष्मा का संचरण, अणुओं की जो गति है वह बहुत स्लो होती है। नोट कर लीजिए। ठीक, ये एग्जाम्पल चालन का है, क्लियर हो गया होगा। ये एग्जाम्पल कन्वेक्शन संवहन का है। अभी देखते हैं क्या होता है संवहन, इसे समझिए। यहां पर देखिए, हमने एक केटल लिया, केटल में हमने पानी लिया और नीचे से हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ये नीचे से हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, पानी जो है, पानी का जो सबसे निचला तल है, लेयर जो है पानी का, सबसे पहले ये गर्म होगा। इसके जो अणु हैं वो ऊपर वाले अणुओं को ऊष्मा, ऊर्जा के फॉर्म में स्थानांतरित करेगा, तो ऊपर वाली लेयर गर्म हो जाएगी, फिर उसके ऊपर भी गर्म हो जाएगी। तो आपको यहां पर क्या पता चल रहा है कि यहां पर ये जो क्षेत्र है ये गर्म हो जाएगा तो हल्का हो जाएगा। तो हल्का होगा तो ये जो ऊपर की ठंडी जल है ये इसका स्थान लेना चालू कर देगा, ये इसका स्थान लेना चालू कर जाएगा और ये गर्म जो जल है ये ऊपर जाना चालू कर जाएगा और ये ठंडी जल नीचे आ जाएगी और देन उसे फिर ऊष्मा मिलनी चालू हो जाएगी और वो गर्म होने लगेगा। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली ऐसे चलता जाएगा, ये गर्म होकर ऊपर होता जाएगा, ठंडी वाली नीचे, तो ये रोटेशन कंटिन्यूअसली बना रहता है। इसी प्रोसेस को संवहन, कन्वेक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है? द्रव है, लिक्विड है, लिक्विड में हम ऊष्मा प्रदान किए तो इसमें अणुओं की जो ये रोटेशन वाली प्रक्रिया है इसी को संवहन कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है संवहन? ऊष्मा संचरण की एक विधि जिसमें तरल द्रव्य, द्रव और गैस दोनों के कण जो हैं ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण कर अधिक ताप वाले स्थान से कम ताप वाले स्थान की ओर चले जाते हैं। ठीक है, यह होती है संवहन, कन्वेक्शन। ठीक, ऊष्मा संचरण की इस विधि में कणों के वास्तविक स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का संचरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर होता है।
अभी बताया मैंने, यहां गर्म ये हो गया, ये गर्म वाला ऊपर जाएगा, ठंडा वाला इसका स्थान लेगा। ठीक, इसी प्रोसेस को संवहन कहते हैं। सभी द्रव पारे को छोड़कर, आप लोगों को पता है पारा Hg जो होता है सॉलिड होता है, ठोस होता है ना, मेटल होता है, मेटल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पर पारा जो होता है वह लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन होता तो मेटल है। मेटल के सारे गुण हैं इसके अंदर। तो सभी द्रव जिसमें पारा को छोड़कर एवं गैसें मुख्यतः इसी विधि द्वारा गर्म होती हैं और ऊष्मा का संचरण होता है। मैंने क्या बताया, द्रव्य, द्रव और गैस दोनों के लिए। हमारा वायुमंडल इसी विधि के द्वारा गर्म होता है। सन की रेस आ रही हैं, हमारा वायुमंडल में गैस भरा हुआ है, तो क्या हो रहा है, धीरे 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 गर्म हो रही है, लेयर ऊपर चलती जा रही है और उसका स्थान ठंडी हवा लेती जा रही है और गर्म हवा ऊपर जा रही है, फिर ठंडी हवा नीचे आ रही है। इस तरीके की जो प्रोसेस हो रही है ये संवहन के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा होती है। विकिरण विधि में ऊष्मा संचरण की गति धीमी होती है, विकिरण में देखेंगे। ठीक ठीक है, संवहन भी धीमी प्रोसेस है। यहां संवहन कर लो। चलो नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। विकिरण, रेडिएशन, ये क्या है, ये तीसरा विधि है ऊष्मा संचरण का। ठीक, विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा स्रोत से चलकर माध्यम को प्रभावित किए बिना दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। माध्यम को प्रभावित किए बिना, मैंने क्या बोला था, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो माध्यम को प्रभावित किए बिना स्रोत से, जो ऊष्मा का स्रोत है वहां से चलकर माध्यम को प्रभावित किए बिना ही दूसरे स्थान पहुंच जाती है। इसे आप समझिए। ये देखिए, ये तीनों, यहां पर तीनों में ये देखो, ये है चालन, ठीक, ये है संवहन और ये है रेडिएशन, विकिरण। तीनों विधियां एक जगह। हमने क्या किया, हमने एक लकड़ी जलाई। लकड़ी को जलाने से क्या हो रहा है, यहां पर इसके जो फ्लेम्स हैं ऊपर की तरफ गर्म होंगे, ऊपर की तरफ ये प्रवाहित होंगे। हमने इसी फ्लेम में एक रॉड को रख रखा है, तो ये रॉड क्या करेगा, यहां से हीट लेगा, इसके जो अणु हैं वो हीट अप होंगे और अपनी एनर्जी दूसरे अणु को देंगे, इसी तरीके से तीसरे को देंगे, और यहां हीट का जो ट्रांसफर है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। इस प्रोसेस को होने में ये ठोस है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, चालन, कंडक्शन बोलेंगे। अगर ये फ्लेम ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ ही जलेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये वाली जो एयर है ये गर्म हो रही है, गर्म होकर के ऊपर की ओर फ्लो होगी, जिसका जो स्थान है वो आसपास की ठंडी हवा, ठंडी वायु लेगी और ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रही है। ये हीट का जो ट्रांसफर आप देख रहे हो यही संवहन है, यही संवहन है। विकिरण क्या है, विकिरण हमने क्या किया, अब आपको ये बताओ, आग जल रही है और आप थोड़ी दूर पर खड़े हो, आप होलिका वगैरह जलाते हो तब ये आपने फील किया होगा, जो फ्लेम है वो तो ऊपर जा रही है ना। अगर आप ऊपर से आप लोग अगर देखते हो तो ये संवहन है, परंतु अगर दूर पे हो और आपको ऊष्मा मिल रही है, आपको गर्मी महसूस हो रही है, तो कैसे हो रही है, वो माध्यम को बिना प्रभावित किए ये एक स्थान से दूसरे स्थान संचरित हो रही है। जो ये ऊपर जा रही है कन्वेक्शन है, जो ये माध्यम को प्रभावित किए बिना हमारे पास आ रही है ये है रेडिएशन। जो सन की रेस हैं, सूर्य की, वो हमारी पृथ्वी पर विकिरण के फॉर्म में आती हैं, रेडिएशन के फॉर्म में। वहां पर क्या है, निर्वात है,
निर्वात से गमन करते हुए माध्यम में, हमारे एटमॉस्फेयर, वातावरण में, वायुमंडल में इंटर करती है और इंटर करके हमें गर्मी देती है, हीट देती है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को विकिरण, रेडिएशन कहते हैं। ठीक, इसे आप लोग डायग्राम बना सकते हो अपने अपने फॉर्म में। ठीक है, तो हमने विकिरण क्या पढ़ा? ऊष्मा स्रोत से चलकर माध्यम को प्रभावित किए बिना दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, विकिरण कहलाती है। विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम आवश्यक नहीं है। निर्वात में ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप 1 पॉइंट दोगे तो अच्छी बात है, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो क्या है? विकिरण के माध्यम से आपको क्वेश्चन पूछेगा, किस विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी हो सकता है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर क्या करोगे? विकिरण। सूर्य से आने वाली ऊष्मा, प्रकाश इसी विधि द्वारा हम तक पहुंचती है। ठीक, और आपको यह याद रखना है कि ये 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये होती है प्रकाश किरण की गति। तो अगर प्रकाश किरण की गति ये है, तो हमने क्या बोला? सूर्य से जो रेडिएशन आ रहा है पृथ्वी पर, वो भी प्रकाश की किरणें हैं, तो उसकी भी गति क्या होगी? यही होगी। तो इस विधि में ऊष्मा प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से संचरित होती है। अतः विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है, ये सबसे तीव्र है। चालन और संवहन स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रोसेस है, दोनों में हमने लिखा था। परंतु यहां पर विकिरण जो है बहुत तेजी से, इतनी तेजी से, सूर्य बहुत दूर है पृथ्वी से, है ना, इतनी तेजी से ये इसकी स्पीड है, इतनी तेजी से ये गमन करता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। आई होप समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। एक ये भी है, माचिस की तीली जब आप जलाते हो तो जो ये फ्लेम ऊपर की तरफ जल रही है ना। अब आपको क्वेश्चन अगर आता है कि जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तो फ्लेम ऊपर की तरफ ही क्यों जलती है, नीचे क्यों नहीं जलती है? तो मैंने आपको क्या बताया, जब आग लगी यहां पर तो ये ऊपर वाली जो एयर है उसको गर्म करता है, और वो गर्म एयर जो है वो ऊपर की ओर फ्लो होती है। ठंडी हवा जो है वो साइड साइड से इसका स्थान लेती है, इसका स्थान लेती है ऐसे। तो ये क्या होगा? ये फ्लो ऊपर की तरफ बना रहेगा, इसलिए ये जो लॉ है वो ऊपर की तरफ बनी होती है। तो यहां पर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है? ये जो तीली है, ये तीली धीरे 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 जलती हुई हमारी हाथ की तरफ आएगी। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है चालन। ठीक, ये ऊपर की तरफ जल रहा है, हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रहा है, कोल्ड एयर यहां की जगह ले रही है। तो ये जो चीज हो रही है इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन, मतलब संवहन, है ना। और दूर पे अगर आप हो, यहां पर कहीं खड़े हो आप, तो आपको जो हीट मिल रही है वो किससे मिल रही है? विकिरण के द्वारा। ये याद रखना है आपको, ये अंतर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो चीजें मैंने आपको बताई है वही सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक, इसे नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। तो हीट हमारा, ऊष्मा खत्म हो गया। अब हम लोग टेम्परेचर, ताप की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऊष्मा और ताप एक ही चीज है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक, ताप क्या है? ताप हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक, किसी वस्तु का वह गुण, यह बताता है कि ऊष्मा कितनी, वह वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। कितनी गर्म है कोई वस्तु या कितनी ठंडी है, हम लोग किसी स्केल में बताते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस गर्म है, पानी हमारा 50 डिग्री 100 डिग्री
सेल्सियस जो है हमारा गर्म हो चुका है। तो ये जो आप बता रहे हो डिग्री ऑफ हॉटनेस, इसी को टेम्परेचर बोलते हैं। और वहां पर ऊष्मा क्या पढ़ा था हमने? अणुओं की गति का गुण ऊष्मा कहलाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान जो संचरित हो रही है, अणु अपनी ऊष्मा को क्या कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रही है, उसको ऊष्मा कहते हैं। परंतु डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, ये जो चीज कहलाती है ये तापमान, टेम्परेचर कहलाती है। दोनों में अंतर याद रखिएगा, ठीक। ताप दो वस्तुओं या निकायों में ऊष्मा संचरण की दिशा भी निर्धारित करता है। दिशा किधर से किधर ऊष्मा संचरित होगी। अब आप बोलोगे सर कि आप ही ने बताया उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का संचरण होगा, ये तो हमने बता दिया, लेकिन तापमान से कैसे? जैसे मान लो ये एक आपके पास रॉड है, यहां पर एक फ्लेम जल रहा है, ठीक है। यहां का तापमान अगर 70 डिग्री सेल्सियस है और यहां पर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, ये चीज अब यहां पर क्या होगा 70 से 30 की तरफ। तो ये कैसे हमने किया? टेम्परेचर के द्वारा, ताप के द्वारा। ये हमने दिशा बता दी कि 70 से 30 डिग्री सेल्सियस की तरफ ऊष्मा का संचरण होगा। तो ऊष्मा को दिशा तापमान के द्वारा पता चलता है कि यहां का तापमान ज्यादा है वहां का कम है, तो दिशा ये होगी, उच्च ताप से निम्न ताप, ठीक। तो ताप दो वस्तुओं के निकायों में दिशा भी बताता है ऊष्मा संचरण का। अगर हम लोग एसआई पद्धति में देखें तापमान का, तो ये 7 मूल राशियों में से एक है। ये क्या होती है 7 मूल राशियां? जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करती है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा था लेंथ होती है, मास है ना, लंबाई, द्रव्यमान, टाइम, और ये टेम्परेचर, कैंडेला वगैरह भी हमने देखा था। तो 7 मूल राशियां देखी थी। उन्हीं 7 मूल राशियों में से एक राशि जो है वो हमारा क्या है? ताप है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं। ये चीज आपको याद रखना है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, डिग्री केल्विन है हमारा एसआई मात्रक, है ना। अलग अलग अभी हम लोग देखेंगे किस किस में हम लोग मेजर करते हैं, डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री र्यूमर, डिग्री फ़ारेनहाइट। जब आप बुखार मेजर करते हो तो किस में करते हो? फ़ारेनहाइट में करते हो कि 101 बुखार है हमको, 105 बुखार है, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होती है। अगर 102 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर हो जाएगा आपकी बॉडी का, आप उबल जाओगे, समझ रहे हो। 102 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 37-38, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। अब यहां पर ताप में परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसे समझना है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा 3 मार्कर 5 मार्कर में, ठीक। परम शून्य ताप मतलब किसी वस्तु का सबसे न्यूनतम ताप। इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे न्यूनतम ताप है उसी को परम शून्य ताप कहते हैं। इजी शब्दों में अगर देखा जाए, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे न्यूनतम ताप वैज्ञानिकों के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है ना, उससे नीचे तापमान नहीं जा सकता। हम लोगों ने -30 डिग्री, हम लोग ठंडी में क्या होता है 5 डिग्री सेल्सियस, जीरो में भी आ जाता है, -1 -2 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। कई ऐसे भी जगह हैं, है ना, तो जहां का जो टेम्परेचर है, जो जैसे सियाचिन वगैरह, लद्दाख वगैरह के ऊपर जहां पर हमारी आर्मी बेस है, वहां पर कितना कितना टेम्परेचर होता है, -30 -40 सियाचिन वगैरह में, है ना। तो कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर और भी कम टेम्परेचर होता है। तो अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो जो सबसे न्यूनतम तापमान है वह कितना है? 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन। ये होता है परम शून्य ताप, इसे आप लोग याद रखोगे। केल्विन हमारी एसआई यूनिट है ताप की, टेम्परेचर की। तो जो 0 डिग्री केल्विन है ये परम शून्य ताप है। इजी शब्दों में ब्रह्मांड का किसी वस्तु का सबसे न्यूनतम ताप
इससे न्यूनतम ताप नहीं हो सकता। ठीक, तो सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु द्वारा प्राप्त न्यूनतम ताप उस वस्तु का परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है। ठीक, व्यापक शब्दों में देखें तो किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। आयतन दोस्तों, जैसे एक हमारे पास कंटेनर है, इसमें अगर हम लोग कुछ भी चीज भरते हैं तो हम बोलते हैं ना इसका वॉल्यूम है कुछ ना कुछ, है ना। हर एक वस्तु कुछ ना कुछ आयतन लेकर के, कुछ ना कुछ मास या कुछ ना कुछ आयतन लिया हुआ है। परंतु अगर कोई वस्तु परम शून्य ताप को अचीव कर ले तो उसका आयतन जीरो हो जाएगा, आयतन शून्य हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। गैस के सभी अणु गतिहीन हो जाएंगे। गतिहीन मतलब उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी जो गति है, गतिज ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, ऊष्मा का संचरण ही अणुओं की गति के कारण हो रहा है। पर यहां पर अणुओं की जो गति है वो गतिहीन हो जाएगी कब? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। जब आपको परम शून्य ताप आएगा तो बताना है कि किसी वस्तु का न्यूनतम ताप उसका परम शून्य ताप कहलाता है। इस टेम्परेचर पर, इस ताप पर वस्तु की जो अणुओं की गति है वह जीरो हो जाती है। इसे हम लोग 0 डिग्री केल्विन से डिनोट करते हैं, 0 डिग्री केल्विन कहते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे न्यूनतम ताप नहीं होता है। ठीक, परम शून्य ताप का निश्चित मान केल्विन पैमाने का 0 और सेल्सियस पैमाने का -273 डिग्री सेल्सियस होता है। विशेषता देखिए, इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा 0 होती है। ये आपको याद रखना है, माध्य। हर एक अणु का अलग अलग गति काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर उनका जो माध्य निकालेंगे, सभी की गति का माध्य निकालते हैं तो वो 0 होगा। नोट कर लीजिए। ये देखिए यहां पर मैंने कंपेयर करके बताया है। मैंने क्या बोला? SI यूनिट हमारा केल्विन है, तो 0 डिग्री केल्विन ये हमारा परम शून्य ताप होगा, 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, अगर हम लोग सेल्सियस में बात करें तो -273.15, और अगर हम लोग फ़ारेनहाइट की बात करें, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो -459.67 डिग्री, 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, ये हो गया परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो। ये 0 डिग्री केल्विन, 273, 459। ठीक, यहां पर एक चीज और मैंने आपको नोट किया हुआ है, वाटर फ्रीजेस और वाटर बॉयल्स। मतलब पानी का हिमांक, किस टेम्परेचर पर पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है, और किस टेम्परेचर पर पानी बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है। तो अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में बात करें तो सबको याद है कि 0 डिग्री पर वह आइस बनना चालू होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वह बॉयल होने लगता है। तो क्वथनांक जो है वाटर का 100 डिग्री और हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस। इसी को अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273.15 डिग्री केल्विन, ये हो गया वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 डिग्री केल्विन। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जो है 373 डिग्री केल्विन के बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 डिग्री केल्विन के बराबर है। ठीक, अगर हम लोग फ़ारेनहाइट की बात करें तो जो हिमांक है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और जो क्वथनांक है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक, इनको अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, जितने भी ये पैमाने हैं, स्केल्स हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, ताप मापन के पैमाने। सिलेबस में ताप मापन डिटेल, आपके जो सिलेबस है उसमें ताप मापन दिया हुआ है।
तो आपको ये सारी चीजें ध्यान से पढ़नी है। ठीक, क्या होता है तापमापन में देखें तो सेल्सियस पैमाना जो कि सबसे ज्यादा यूज हमारे आसपास जो वातावरण में हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा सेल्सियस डिग्री सेल्सियस को ही यूज करते हैं। सेल्सियस जो स्केल है, हर चीज को हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस कोई भी चीज का मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर का तो सेल्सियस में ही करते हैं। बट आपको याद रखना एसआई यूनिट जो है वो केल्विन है। ठीक, तो इसका जो आविष्कार है स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया, इसलिए इसका नाम सेल्सियस डिग्री पड़ा है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस पैमाने में अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु मतलब निम्न बिंदु और उच्च बिंदु, दो बिंदु अगर बात करें तो उनके बीच का जो अंतराल है वो 100 बराबर भागों में विभाजित है। कैसे? जो हिमांक अभी बताया मैंने 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, तो गैप कितना है? 100 का, है ना। और एक एक गैप को 1 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, है ना। सेल्सियस पैमाने के प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। ऐसे पॉइंट्स में आप लोग आंसर लिखोगे। ठीक, सेल्सियस पैमाने में जल का जो हिमांक है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप समझ में आया। ठीक, और इसी तर्ज पर सभी पैमानों को आप लिख सकते हो, है ना। हिमांक बता दिया, क्वथनांक बता दिया, उसके एक भाग को किस तरीके से डिनोट करते हैं और उसके बारे में बता दिया कितना गैप है, आविष्कार बता दिया किसने किया है। ये 4-5 पॉइंट आपने लिख दोगे, सेल्सियस पैमाने का 5 मार्कर का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 मार्कर आएगा तो 3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, तो सेल्सियस पैमाना हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना, जिस फ़ारेनहाइट में ही हम लोग बुखार वगैरह मेजर करते हैं, है ना। बुखार को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, ध्यान रखोगे, क्वेश्चन बन सकता है। आविष्कार जर्मनी के जो वैज्ञानिक हैं फ़ारेनहाइट, उन्हीं के नाम पर इसे फ़ारेनहाइट पैमाना बोला जाता है। ठीक, फ़ारेनहाइट पैमाने में अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के मध्य अंतराल 180 का है। उसमें कितना था? 100 का अंतराल था। इसमें कितना है? 180 का है। तो यहां पर प्रत्येक भाग को हम लोग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से लिखते हैं। ठीक, और फ़ारेनहाइट का जो हिमांक अगर बात करें, फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हिमांक याद रखोगे, और क्वथनांक जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये आइस पॉइंट है। सर आप ये जो अंतराल बता रहे हो 100 का और 180 का, ये कैसे है? ये यहां पर देखो आप लोग, ये आपका डिग्री सेल्सियस है, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दोगे, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम जो हाइट वो कितनी है? 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर हमने 100 बराबर भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, और इसे हम लोग 180 बराबर भागों में डिवाइड किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो हिमांक है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और जो क्वथनांक है वो 212 है। ये चीज, ये 180 भाग में डिवाइड है और ये 100 भाग में, और ये दोनों हमने कंपेयर कर दिया, डिग्री सेल्सियस को और फ़ारेनहाइट को। चलिए इसे भी नोट कर लेंगे ताकि आप लोग इसे पेपर में बना सकते हो। थर्ड क्या है? केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना जिसे एसआई मात्रक में हम लोग तापका बोल सकते हैं। आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक केल्विन ने किया, इसलिए इसका नाम केल्विन पैमाना हो गया। ठीक, केल्विन पैमाने में अधो बिंदु ऊर्ध्व बिंदु का अंतराल जो है वो 100 बराबर भागों में है, सेल्सियस जैसा। सेल्सियस और केल्विन का जो गैप है, जो अंतराल है वो 100 का है। 1 केल्विन जो है इसके प्रत्येक भाग को बोला जाएगा। केल्विन पैमाने में जल का हिमांक 273 और क्वथनांक 373 केल्विन है। 273, 373। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे आप सबका हिमांक, सबका क्वथनांक याद रखोगे। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, इसका 273, 373। अगर र्यूमन पैमाना की बात करें, 4th पॉइंट, तो फ्रांस के वैज्ञानिक र्यूमर के नाम पर इसका नाम र्यूमर पैमाना पड़ा। इसका जो गैप है वो कितना है? 80 बराबर भागों में है।
80 बराबर भागों में 100, 100, 180 और 80। 1 डिग्री र्यूमर इसका प्रत्येक भाग को डिनोट करते हैं। प्रत्येक भाग, इस पैमाने के प्रत्येक भाग को 1 डिग्री र्यूमर से डिनोट करते हैं। 1 डिग्री र्यूमर, 2 डिग्री र्यूमर, 3 डिग्री र्यूमर, इसका मतलब ये होता है। र्यूमर पैमाने में जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री र्यूमर और जो क्वथनांक है वो 80 डिग्री र्यूमर होता है। नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब यहां पर देख लो थोड़ा सा रिवीजन। अगर हिमांक की बात करें, किसके, जल का, आइस पॉइंट, और क्वथनांक की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। डिग्री सेल्सियस में डिग्री केल्विन, डिग्री र्यूमर और डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या क्या था फटाफट, ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मतलब बर्फ में बदलता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। केल्विन की बात करें तो 273 और यहां 373 डिग्री केल्विन, ये आप लिख सकते हो। र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर और 80 डिग्री र्यूमर, 80 डिग्री र्यूमर। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसमें माइनस कर दोगे तो आपको गैप भी मिल जाएगा। कितना कितना गैप है, ये 100 भागों में डिवाइड है, ये भी 100 भागों में डिवाइड है, ये 80 भागों में डिवाइड है और ये 180 भागों में। ठीक है, नोट कर लो। अब ताप मापन के विभिन्न पैमाने में अगर संबंध की बात करें तो संबंध ये है, इसे भी याद कर लो। लिख करके आओगे, एक तापमान के पैमाने से दूसरे पैमाने में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्जन के लिए ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, C/5। ये डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। ये हो गया फ़ारेनहाइट के लिए F-32 अपॉन में 9 R/4 और केल्विन -273/5। ये आपस में सभी इक्वल है ना। ये फॉर्मूला है। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इन दोनों को आपस में यूज करके कर सकते हो, सेल्सियस को र्यूमर में तो इन दोनों को यूज करके, है ना। आपस में किसी भी, फ़ारेनहाइट को र्यूमर में तो इन दोनों को कंपेयर करके कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग आप लोग करके देखोगे, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना। तापमापी थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक युक्ति जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का ताप बताते हैं। कोई ऐसी वस्तु तो चाहिए ना कि किस मेजर कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब जो ताप, केल्विन ये हमने जो पढ़ा, सेल्सियस हमने पढ़ा, र्यूमर हमने पढ़ा, फ़ारेनहाइट हमने पढ़ा, ये सब क्या है, ये सब मात्रक हैं, यूनिट हैं, जिसको हम लोग तापमान मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन हमको कोई ऐसी वस्तु चाहिए जिसके द्वारा ये ताप हम लोग मेजर करेंगे। वही युक्ति, वस्तु का ताप मापन करने की वही युक्ति क्या कहलाती है, तापमापी थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा वस्तु का तापमान मेजर किया जाता है ना। जैसे कि अभी बुखार मेजर करने के लिए फीवर में, जब आपको फीवर होता है तो आप लोग किससे करते हो, है ना। एक पारा डला होता है ना आपके पास, उसको क्या बोलते हैं, हाँ मापी, हम थर्मोमीटर बोलते हैं, डॉक्टर का थर्मोमीटर बोलते हैं। तो उसे आप लोग अपने मुंह में या फिर साइड में आप लोग दबाते हो तो उससे क्या होता है, उसका आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर होता है। ठीक है ना, वही युक्ति क्या कहलाती है, तापमापी कहलाती है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है, द्रव तापमापी। लिक्विड भरा होता है, युक्ति में क्या भरा होता है, लिक्विड। लिक्विड थर्मोमीटर कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी लिक्विड भरी होती है, या तो पारा भरा होगा या तो अल्कोहल भरा होगा, या तो पारा भरा होगा या तो अल्कोहल। एक ऐसी युक्ति जिसके अंदर पारा भरा है या तो अल्कोहल भरा है उसे द्रव तापमापी कहेंगे। तापमान मेजर करने का एक युक्ति है।
पारा युक्त तापमापी का जो परास है एक रेंज है 300 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब सबसे न्यून जो अगर हम बात करें निम्नतम बिंदु जो है वो कितना है -30 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे ये मेजर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो पारा है वो जम जाता है और वो ठोस बन जाता है, एक मेटल है, मैंने आपको बताया था। और 300 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम ये मेजर कर सकता है। इस युक्ति के द्वारा हम लोग 300 से -30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मेजर कर सकते हैं। अगर एल्कोहल तापमापी का परास रेंज देखें तो -40 से न्यूनतम कितना -110 डिग्री, -110 डिग्री ये न्यूनतम है और मैक्सिमम -40 डिग्री सेल्सियस। तो अब इतना न्यूनतम तापमान को ये मेजर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ठंडे प्रदेशों में हैं वहां पर मेजरमेंट में ये यूज किया जाएगा एल्कोहल। जहां पर ये पारा जो है जम जाता है वहां पर एल्कोहल तापमापी को यूज करते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ये हमने क्या लिखा है, उपयोग जो है ये ठंडे प्रदेशों में एल्कोहल तापमापी को यूज किया जाता है क्योंकि ये वहां पर जमता नहीं है और पारा जम जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। पहला है द्रव तापमापी लिक्विड थर्मोमीटर। सेकंड बात करें गैस तापमापी गैस थर्मोमीटर। तो इसमें क्या भरा होता है? इस थर्मामीटर में हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ये पॉइंट्स आप बताओगे। ठीक। अगर इसका परास देखें, रेंज देखें किसका, अगर हाइड्रोजन गैस भरी है तो -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को यह मेजर कर सकता है। और अगर नाइट्रोजन गैस के तापमान का परास देखें तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है, ताप को ये मेजर कर सकता है। ठीक। ये हो गया गैस तापमापी जिसमें हाइड्रोजन या नाइट्रोजन भरा है। ठीक। लिक्विड वाले में या तो पारा भरा है या तो एल्कोहल भरा है। और अगर हम लोग बात करें प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का, तो नाम जो प्लेटिनम है मतलब इस तापमापी को प्लेटिनम के द्वारा बनाया गया होगा, है ना। प्लेटिनम एक मेटल है। ताप इसमें किस तरीके से मेजर किया जाता है? ताप बढ़ने से प्लेटिनम तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो आपको ये याद रखना है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, प्रतिरोध। अगला टॉपिक यही पढ़ाऊंगा मैं, इलेक्ट्रिसिटी। प्रतिरोध अगर बढ़ जाता है, प्रतिरोध मतलब रोकने की क्षमता, करंट को रोकने की क्षमता, ताप को रोकने की क्षमता, ये प्रतिरोध है। तो यहां ताप को रोकने की क्षमता है। तो प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम का ताप प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है जब वो ताप बढ़ाते हैं। इस विधि के द्वारा ये काम करता है। ठीक है। इससे के इसी गुण का प्रयोग करके प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी बनाया जाता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का जो परास है वो कितना है? न्यूनतम जो है वो 200 और मैक्सिमम जो है वो 1200। ये -200 है, ये माइनस लगा हुआ है। सभी को आप लोग ध्यान से नोट करोगे और ध्यान से देखोगे और ध्यान से याद करोगे तभी मेंस में लिख सकते हो। तो इसका जो रेंज है वो कितना है? -200 से 1200। ठीक। ये याद रखना है, प्रतिरोध जो है बढ़ जा रहा है प्लेटिनम का तापमान बढ़ने पर। अगर चौथा पॉइंट देखें, पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी। विकिरण अभी हमने पढ़ा रेडिएशन, है ना, दूर स्थित है, उससे जो हीट का संचरण हो रहा है विकिरण कहलाता है। ठीक। यहां पर स्टीफन के नियम पर आधारित यह थर्मोमीटर है ना। स्टीफन का नियम ये याद रखोगे। ठीक। इसमें क्या हो रहा है? मैंने क्या बोला? दूर स्थित वस्तुओं का तापमान मेजर करने के लिए इस तापमापी का यूज किया जाता है, इस थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक। दूर स्थित कैसा? जैसे कि सूर्य है, सूर्य हमसे कई हजार किलोमीटर दूर है, कई लाख किलोमीटर दूर है, तो उसका टेम्परेचर कितना है ये कैसे मेजर करें? यहीं पर हमको रह करके, तो हम लोग पायरोमीटर पूर्ण विकिरण तापमापी का यूज करके हम लोग उसका तापमान बता सकते हैं। समझ गए? इसका परास कितना है? 800 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस। 800 से 4000 डिग्री सेल्सियस इसका परास है, रेंज है। ठीक। ये क्या रेंज है? न्यूनतम तापमान ये 800 से स्टार्ट करता है। ठीक। और मैक्सिमम 4000 तक ये मेजर कर सकता है। डॉक्टरी तापमापी जो आप लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, जो डॉक्टर आपको बुखार नापने के लिए मैं बार बार बता रहा हूं, उसको यूज करता है।
तो इसमें क्या होता है, मानव शरीर का ताप मापने के लिए इस तापमापी का उपयोग किया जाता है। इसमें जो न्यूनतम बिंदु है वह कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो मैक्सिमम है वो 110 फ़ारेनहाइट। और आपका बुखार जो है 105 106 से ऊपर जाता नहीं है, जाता है तो निपट जाते हैं, है ना। तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो 43 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये इसका परास हो गया। 35 डिग्री सेल्सियस से 43, फ़ारेनहाइट में 95 से 110 इसका परास होता है। तो ये सारे पैमाने हमने देख लिए, और पैमाने के बाद हमने सारे थर्मोमीटर तापमापी देख लिया। 5 ये देख लिया हमने, 4 वो देख लिया। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो आई होप ये पूरा का पूरा सेशन जो है आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना। आया है तो बिल्कुल इसे शेयर जरूर करिए, है ना, ताकि सभी का भला हो सके। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप लोग जुड़ जाइए, जहां पर डेली क्विज कराए जाते हैं, है ना। क्विज कराए जाते हैं, करंट अफेयर से अवेयर रखा जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। इससे जुड़ जाइए, और अदर सोशल मीडिया भी हैं, इससे भी जुड़ जाइए, है ना। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।